हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के एसएसटी के सीरीज का आपका आज का जो वीडियो होगा क्लास 9th के ज्योग्राफी का ध्यान रखिएगा। चैप्टर 3 चल रहा है और ये चैप्टर 3 जो अपवाह तंत्र है इसका यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें दोस्तों तो एक बार प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाके वहां जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर से यानी कि क्लास 9th के हर चैप्टर से आपका 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, यह व्याख्या आपका एनसीईआरटी का होता है, एनसीईआरटी के नोट्स के द्वारा होता है और हैंड रिटेन नोट्स के द्वारा भी दोस्तों होता है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। तो चलिए, इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमारा होगा पार्ट 2 और 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको यकीन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन दिलाने वाला ये सब क्लास चल रहा है। तो चलिए, एक एक टॉपिक को दोस्तों एक एक क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन मध्य प्रदेश को कवर करती है। दोस्तों, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश को, एमपी को पूरा कवर करती है। आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। यानी कि दोस्तों नर्मदा नदी जो है यह आपका मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश में बहती है। मैं इसके बारे में पूरी व्याख्या के साथ बताऊंगा। आंसर याद रखिएगा, कौन सी नदी बेसिन मध्य प्रदेश को कवर करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा बेसिन। आइए इसके बारे में, यानी कि दोस्तों आज के बाद आपका नर्मदा नदी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा आपसे वादा है। आपको यकीन नहीं होगा, सारा क्वेश्चन एक एक पॉइंट करके कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों है कि नर्मदा का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट से है। तो दोस्तों कहां से है? अमरकंटक पहाड़ी से। नर्मदा नदी कहां निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों रट जाइए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। दोस्तों याद रखिएगा, यह किस तरफ? पश्चिम की तरफ बहती है। तो दोस्तों बताइए, यह भारत का नक्शा है तो पूर्व इधर हो गया, तो दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। ध्यान रखिएगा, दो नदी मैं आपको बताया था, एक आपको नर्मदा नदी और दूसरा दोस्तों ताप्ती नदी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायद्वीपीय नदी है। क्यों? क्योंकि यह पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है भ्रंश घाटी से होते हुए। आपको ये नहीं लगेगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह पश्चिम की ओर बहती है। कौन? नर्मदा नदी। यह प्रायद्वीपीय नदी है, आपको मैं बता दिया हूं। यानी कि समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दार्शनिक स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से यह नदी गहरी गार्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे यहीं पे बन जाता है कि धुआंधार प्रपात किस नदी पर है दोस्तों? तो आज के बाद आप गलत आंसर मत दीजिएगा, आंसर आपका होगा नर्मदा। ये हमारा चौथा पॉइंट है। तो दोस्तों इतना सारा पॉइंट हो गया। ध्यान रखिएगा, नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तार है। इसका दोस्तों मैक्सिमम पार्ट जो है ना मध्य प्रदेश में है, कुछ भाग इसका गुजरात में है, याद रखिएगा। एक बार दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। समय मुझे सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट दीजिए। पहला पॉइंट कि नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। दूसरा कि यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है जहां अरब सागर में जाकर यह मिलती है, नर्मदा और तापी नदी। और यह कैसी नदी है दोस्तों? प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है, ध्यान रखिएगा। हिमालयी नदी नहीं है, प्रायद्वीपीय नदी है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में नदी बहुत से दार्शनिक स्थलों को, जबलपुर आपका पूछ ले तो आपका नर्मदा
नदी, वही दोस्तों धुआंधार जलप्रपात आपका किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पे, याद रखेगा। इतना सारा पॉइंट। अभी और दोस्तों एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लिख लीजिए। क्या आप जानते हैं? तो जी नहीं, हम नहीं जानते हैं, आप बताइए। तो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि नर्मदा नदी को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमामि देवी नर्मदे नाम से एक योजना प्रारंभ की गई है, याद रखिएगा बहुत। और इसका देखिए अपना एक वेबसाइट भी है, कभी मौका मिले तो आप विजिट कीजिए। कौन सा अभियान दोस्तों? कि नमामि देवी नर्मदे, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और किस लिए? तो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, याद रहेगा दोस्तों। इतना सारा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से आपका कवर हो गया। मुझे यकीन है आज के बाद आपका यह नहीं छूटेगा प्रश्न। अब दोस्तों ताप्ती नदी का पूरा इतिहास जान लेंगे। यकीन माने वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इस बार आपका सिलेक्शन दोस्तों तय है। ठीक है, यानी कि ताप्ती नदी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि ताप्ती नदी के बारे में 4 कथन दिया हुआ है, आंसर बताइए। यह नदी गंगा के समान हिमालय से निकलती है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि नर्मदा और ताप्ती नदी यह प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है, ध्यान रखिएगा। यह हिमालयी नदी नहीं है दोस्तों, यानी कि आपका जो है पहला ऑप्शन गलत है। एक एक करके छाटते हैं। यह नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो दोस्तों मैं अभी बताया कि यह अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। आपका पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये भी पॉइंट तो दोस्तों गलत हो गया क्योंकि नहीं दे दिया है। तीसरा है दोस्तों कि यह एक प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों। तो मैं पार्ट 1 में भी आपको बताया था, अभी पहले क्वेश्चन में भी बता दिया कि यह पश्चिम की ओर बहने वाली कैसी है? प्रायद्वीपीय नदी है। याद हो गया दोस्तों। यह गंगा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। तो ताप्ती नदी के बारे में तो दोस्तों यही नहीं, अभी आइए और जानते हैं, और भी बहुत सारा पॉइंट जानते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुड़ा पहाड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों कि सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है और यह कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। आपको जिला नहीं पूछेगा दोस्तों, यह पहाड़ी पूछेगा। ठीक है, यह नर्मदा नदी के समानांतर बहती है दोस्तों। यह नर्मदा, यह आपका नर्मदा नदी हो गई मैप में देखिएगा तो, और यह आपका ताप्ती नदी हो गई। मैंने बिल्कुल समानांतर दोस्तों ये दोनों नदियां बहती हुई जाके अरब सागर में गिरती है। ठीक है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी लंबाई दोस्तों बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, यानी कि इसका विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखिएगा 3 राज्यों में फैला हुआ है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। यानी दोस्तों यह आपका अरब सागर का जो तटीय मैदान है, यह तटीय मैदान है, और आपका पश्चिमी घाट के बीच जो तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, याद रखिएगा। इसलिए तटीय नदियां की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती है। देखिए कुछ और भी नदी है जो पश्चिम की ओर, लेकिन आपको 2 नदी गांठ मान लीजिए, रट जाइए, नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली दोस्तों साबरमती है, माही है, भारत पूजा है और पेरियार है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये नदियां किस राज्य में बहती है दोस्तों? आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा है। तो यदि आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं कमेंट में ही इसका आंसर दे दूंगा कि साबरमती आपका अहमदाबाद गुजरात में बहती है, वही माही नदी पेरियार केरल में बहती है। सबके बारे में मैं बताऊंगा, आप लोग इन 2 नदियों के बारे में जरूर बताइएगा, माही और भारत पूजा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? आज के दोस्तों वीडियो में देखिए सबसे पहले हम पढ़े नर्मदा नदी के बारे में, उसके बाद दोस्तों ताप्ती नदी के बारे में, अब दोस्तों पढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में पूरा इतिहास। और ध्यान रखिएगा कि जिस नदी के बारे में पढ़ लेंगे आज के बाद मेरा वादा है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए कृष्णा नदी के बारे में जान लेते हैं कि यह नदी राजस्थान
राजस्थान से निकलती है? तो दोस्तों आप खुद बताइए कि यह नदी राजस्थान से नहीं निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हो सकता है दोस्तों यह भारत की एक प्रमुख उत्तरवाहिनी नदी है, यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 नंबर का जो आपका सही आंसर होगा ये सब नहीं होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा डी कि यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कौन नदी? कृष्णा नदी। तो आइए सिर्फ एक ही क्वेश्चन से नहीं आप कृष्णा नदी के बारे में समझ पाइएगा, ये तो बस एक ट्रेलर है, डेमो है। आइए इसका पूरा इतिहास जान लेते हैं, पूरा कृष्णा नदी के बारे में इतिहास जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर, ठीक है, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट स्रोत से निकलती है। तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र के कहां से? महाबलेश्वर से निकलती है यह नदी, याद रखिएगा। और इसकी लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर है, याद रखिएगा। बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी दोस्तों यह कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और किधर की ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है, तभी तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अब दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ लिए, अब पूर्व की ओर नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका कृष्णा नदी कहाँ? आपका बंगाल की खाड़ी। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछता है, नहीं है। ये सारा ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन किसी और नदी का दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो याद रखिएगा तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी सहायक नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, जो कि आपका दोस्तों आंसर था और यहीं से मैं क्वेश्चन बना लिया था। इसका विस्तार 3 राज्यों में है, याद रखिएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर और यह महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है। चलिए आज के बाद आपका और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए किस नदी के बारे में पढ़ेंगे? तो अब कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे, कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैं दोस्तों आपको बता दूं तो पार्ट 1 में आपका हिमालय से निकलने वाली सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, इन सब नदियों के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़े थे। अगर आप दोस्तों नहीं देखे हैं, एक बार जाके पार्ट 1 देखिए, तब जाके आपको और ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा आनंद आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यानी कि निम्नलिखित में से शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? तो जैसा कि आपको मैं बता दिया हूं कावेरी नदी पर है। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात, याद रहेगा आपको। आइए कावेरी नदी के बारे में जान लेते हैं। कावेरी नदी के बारे में सारा इतिहास दोस्तों जान लेंगे कि कावेरी नदी कहां से निकलती है। तो कावेरी नदी आपका पहला पॉइंट कि पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कहां से दोस्तों? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी कि आपका बंगाल की खाड़ी में कहाँ मिलती है? तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिया हुआ है अमरावती, भवानी, हेमावती, कबिनी। ठीक है, नी लगा हुआ है, ती लगा हुआ है, याद रखिएगा। कावेरी की सहायक नदी में देखिए ती और नी लगा है, अमरावती, भवानी, हेमावती, कबिनी, याद रहेगा दोस्तों। 4 ही इसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा। इसकी द्रोणी तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में इसका विस्तार है। किस नदी का दोस्तों? कावेरी नदी का। दोस्तों डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, आपको एक ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। जैसे कावेरी नदी दिए, हेडिंग दिए, 2-3 पॉइंट लिख लिए, बस इसी से दोस्तों काम हो गया कि कहाँ से इसका उद्गम है, लंबाई कितनी है, सहायक नदी कौन है और यह कहाँ जाके मिलती है।
तो ऐसे ही 4 पॉइंट करके शॉर्ट नोट्स बना के याद रखिएगा। आइए एक दिया हुआ बॉक्स बना के कि क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा दोस्तों? दूसरा, पहला नहीं, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है और इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपसे पूछ ले कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो शिव समुद्रम। किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। याद रहेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों, क्वेश्चन एक मेरा है, एनसीईआरटी भी पूछ रहा है और मैं भी पूछ रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कमेंट में दोस्तों आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, इसका आंसर दोस्तों कमेंट में आप लोग अभी फटाफट वीडियो देखिए, आंसर कमेंट कीजिए, तब जाके आगे का वीडियो देखिएगा। आप लोग दोस्तों बताइए, कमेंट में ही मैं इसका आपको जवाब दे दूंगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, समय ज्यादा लग जाएगा लेकिन इत्मीनान से समझेंगे। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इसका आंसर तो आपका वुलर झील, चिल्का झील भी हो सकता है। यहाँ ये नहीं डिसाइड किया गया है कि मीठे पानी की झील या खारे पानी की झील। तो दोस्तों दोनों का आंसर एक बार बताइए। तो देखिए आपका कमेंट नहीं आना चाहिए, मैं दोस्तों दोनों बता रहा हूं कि आपका भारत की सबसे बड़ी, यहीं पे ऐड कर लेना है मीठे और खारे दोनों। तो दोनों का आंसर बताइए। तो अगर मैं खारे पानी की बात करूं तो आपका चिल्का झील हो जाएगा, याद रखिएगा। और मीठे पानी की कौन सी झील है इस पे भी मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा सा दोस्तों धैर्य रखिए, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। याद रखिएगा महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। उड़ीसा राज्य है और नदी दोस्तों महानदी डेल्टा के आपका दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब वहीं दोस्तों आइए जानते हैं कि आपका जो है मीठे पानी की, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है कौन सा दोस्तों? वुलर झील। कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। तो अब दोस्तों दोनों आंसर आपके हिसाब से हो जाएगा कि अगर मैं पूछ दूं आपसे मीठे पानी का तो आपका आंसर वुलर झील बी होगा, लेकिन मैं खारे पानी का पूछ दूं तो आपका आंसर सी चिल्का झील होगा। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मीठे पानी खारे पानी दोनों का हम जान लिए, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक और बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा दोस्तों, जो हिमालय से निकलती है, हिमालय वाली नदी के किनारे, वो मीठे पानी की अधिकतर होती है। आइए जान लेते हैं इसके व्याख्या नहीं दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें किस क्षेत्र में है? मीठे पानी की अधिकांश जो झील है किस क्षेत्र में दोस्तों? हिमालयी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अभी दोस्तों मैं बताया कि हिमालय वाले जो क्षेत्र में जितने भी झील है दोस्तों सब मीठे पानी की झील है, क्योंकि उसका स्रोत कहीं ना कहीं आपका हिमालय के हिम से, बर्फ से होता है। इसीलिए हिमालय क्षेत्र की जितने अधिकांश झीलें हैं सब मीठे पानी की झील है। आइए इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक जगह देखिए, यहाँ पे आपका सारा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील तटीय झील में लैगून है? तटीय झील में लैगून है दोस्तों। तो 7 का देखिए ऑप्शन, सांभर झील, डल झील, चिल्का झील, ये सभी। तो 7 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा चिल्का झील, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो चिल्का झील है ये आपका लैगून झील है तटीय क्षेत्र में। आइए अब जान लेते हैं दोस्तों विस्तार से, एक बार सारा विस्तार से जान लेते हैं कि देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर स्पीट तथा बार यानी कि रोधिका तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। 3 झील का नाम याद रखिएगा दोस्तों,
चिल्का, पुलिकट और कोलेरू। ये झील आपका लेगून झील है, याद रखिएगा। तटीय क्षेत्र में है, लेगून का निर्माण करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तब आपको देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो पता चल गया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों हुआ हिमालय क्षेत्र। तो देखिए यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन और है जो मैं आगे कराऊंगा, यहीं पे मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूं कि अंतर्देशीय भागों वाली झील कभी कभी मौसमी होती है। कौन? अंतर्देशीय वाली झील। कौन कौन से उदाहरण की मैं बात करूं कि कौन कौन सी झील आपका मौसमी झील है, तो देखिए यहां स्पष्ट लिखा हुआ है राजस्थान की सांभर झील। ये कैसी झील है दोस्तों? तो मौसमी झील है, आपका 12मासी झील नहीं है, जो एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। कौन सा? तो आपका राजस्थान का कौन सा झील दोस्तों? सांभर झील। सांभर झील जो है यह आपका मौसमी झील है, यानी कि मौसम के हिसाब से इसमें पानी रहता है और इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। यानी कि इसका पानी कैसा होता है? खरा होता है, लवणीय होता है, ठीक है, लवणयुक्त होता है, याद रखेगा। यहीं पे दोस्तों दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है दोस्तों, याद रखेगा। ये मुख्यतः हिमानी मतलब क्या होता है? बर्फ द्वारा बनी है। इस दूसरे शब्दों में आगे दिया हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए 4-5 क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए अगला क्वेश्चन तुरंत आएगा और आपका आंसर फटाफट बता दीजिए कि सांभर झील जो कि राजस्थान में है किस प्रकार की है। तो दोस्तों आंसर हो जाए आपका मौसमी झील। क्यों? क्योंकि इसमें मौसम के हिसाब से पानी रहता है, यानी कि मौसम के अनुसार इसमें इस झील में पानी रहता है, ठीक है, यानी कि मौसमी झील है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह क्लास आपका 30 से 35 मिनट का होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप समय दीजिएगा, सिलेक्शन नहीं लेना है दोस्तों स्किप कर सकते हैं, वीडियो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं समझाने में कमी नहीं करूंगा, मैं अपना एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आपको कंप्लीट कराऊंगा, चाहे दोस्तों 5 मिनट ज्यादा लग जाए। तो कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो हलचल है उसके द्वारा, उस कारण से बना है। कौन सा झील दोस्तों? डल झील, सांभर झील, वुलर झील, नैनीताल झील। तो दोस्तों 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वुलर झील हो जाएगा। आइए क्या होता है टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम, यानी कि इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, एक टेक्टोनिक झील है जो भूगर्भिक हलचलों, भूगर्भिक यानी जमीन के अंदर हलचलों के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है। यह झेलम नदी द्वारा पोषित होती है। चलिए अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है। दोस्तों अभी तक आप जितना झील पढ़े सबका सब कैसा है? प्राकृतिक झील है। अब मानव द्वारा बनाया गया, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया कौन सा दोस्तों झील है? तो आइए जान लेते हैं। भीमताल, लोकटक झील, बारापानी झील, गुरु गोविंद सागर। तो दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा है कि गुरु गोविंद सागर झील मानव निर्मित झील है, प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया। इसको इंसान ने बनाया है, मानव ने बनाया है। क्यों बनाया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए पूरा विस्तार से जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखिए जान लेते हैं कि इसके विपरीत जम्मू कश्मीर को वुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बना है। अब देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी देखिए मैं एक्सप्लेनेशन दोनों का एक ही साथ ले लिया हूं कि जम्मू कश्मीर का जो वुलर झील है यह भूगर्भिक क्रियाओं से बना है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है दोस्तों, याद रखिएगा। डल झील इस पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। यानी कि आपको बिजली बनाने के लिए, आप ये नदी है और बिजली बनाने के लिए इधर बांध का आप निर्माण कर दीजिएगा तो ये आपका क्या होगा, ये जो पानी जमा हो जाता है यह भी दोस्तों एक झील का ही निर्माण करता है। और उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है गुरु गोविंद सागर, यानी कि यह कहाँ है दोस्तों? भाखड़ा नांगल परियोजना भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। याद रहेगा आपको, यह आपका मानव निर्मित है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
यानी कि एक कृत्रिम झील है जो भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण से बनी हुई है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का लाभ नहीं है। अब बताइए कि झील के दोस्तों लाभ भी है, लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लाभ नहीं है, तो नहीं है पूछा है तो हम सबसे पहले ऑप्शन छांट लेते हैं कि कौन कौन सा लाभ है इसमें। तो वे नदी के प्रवाह को विनियमितता करने में मदद करती हैं, वे पर्यटन उद्योग के विकास को मदद करते हैं, वे प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं और मनोरंजन प्रदान करते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई भी इसका लाभ नहीं है, याद रखिएगा। आइए जान लेते हैं विस्तार से। आपका स्पष्ट दिया हुआ है कि झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। स्पष्ट आपका दिया हुआ, यही सब आपको क्वेश्चन बनाए हैं कि ये एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। यानी कि झील क्या होता है, नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। यानी कि दोनों तरफ से फायदा है। अगर बाढ़ से भी आपको रोकती है, बाढ़ को भी रोकती है, और सूखे में यानी कि जब सूखा मौसम रहता है तो वहां पानी के बहाव को भी नियंत्रित करती है, संतुलित करती है। यानी कि दोनों तरफ से आपके लिए फायदेमंद है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट, कि जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। आजकल बिजली उत्पादन में जल विद्युत का महत्वपूर्ण आपका योगदान है, याद रखिएगा। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। तो दोस्तों लाभ में तो ये तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट लाभ में है, लेकिन पूछा है कि लाभ नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों झील के कितना लाभ है ये आप 5-6 पॉइंट देख लिए दोस्तों। यकीन नहीं है, आज के बाद आप झील के महत्व के बारे में जान गए, इससे क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। चैप्टर आपका एंड होने वाला है दोस्तों, ये बिल्कुल आखिरी पेज का चल रहा है चैप्टर, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में नदियों का उपयोग नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा अर्थव्यवस्था है जहां नदियों का उपयोग नहीं है दोस्तों। तो इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, तो ये तो है, ये है दोस्तों, यहाँ नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है, यानी नेविगेशन के लिए किया जाता है, बिल्कुल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग सिलाई, अब बताइए कि नदी का सिलाई और बुनाई से क्या संबंध है दोस्तों, तो यहीं इसका उपयोग नहीं है। मिला जुला के दोस्तों आपसे पूछा है कि नदी का उपयोग नहीं है, तो दोस्तों नदी का उपयोग सिलाई में और बुनाई में नदी का उपयोग नहीं किया जाता है। आप बताइए कि घर में कपड़ा सिलते हैं, आप बुनाई करते हैं स्वेटर, तो उसका नदी से कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए आपका आंसर सी होगा। आइए एग्जैक्ट दिया हुआ है कि नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व जान लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व है। पहला पॉइंट है कि नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। तो भाई कौन कौन सा क्रियाकलाप है, तो आइए जानते हैं। यही कारण है कि नदियों के तट में प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ध्यान रखिएगा कि आप जितना सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे सब दोस्तों नदी के किनारे ही सारी सभ्यता बसती थी, ध्यान रखिएगा। यानी कि प्राचीन काल से ही हम लोग इसका आपका मानव क्रियाकलाप देखते आ रहे हैं। ठीक है, ये गांव तथा बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने पहले नदी के किनारे दोस्तों गांव बसता था, क्यों? क्योंकि पानी का मुख्य स्रोत आपको मिल जाता था। अब ये दोस्तों गांव जो है, यह जो गांव है अब शहर बन गया है। और यही आप लोग पढ़ते हैं कि जो गंगा नदी के किनारे इतने प्रमुख आपका शहर बसा हुआ है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज हो गया, आपका कोलकाता हो गया, आपका बनारस हो गया, आपका पटना हो गया। तो दोस्तों एक जमाने में ये सब गांव हुआ करता था, आज ये बड़े बड़े शहर में तब्दील हो चुका है। ठीक है, राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदियों के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये आपका क्लास के बच्चों को एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं, लिस्ट बनवाते हैं, चार्ट पेपर बनवाते हैं, पूरा नदी डायग्राम बनवाते हैं और क्लासरूम में लगाते हैं। तो ये आपके लिए आपको सूची नहीं बनाना है। चलिए
किंतु भारत जैसे देश के लिए जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत महत्व है। याद रखिएगा, सिंचाई में, नौ संचालन में, जल विद्युत के निर्माण में नदियों का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया। एक दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, एक परियोजना लिखा हुआ है, थोड़ा सा नजर पे रखिएगा कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान, क्या जेएपी यानी कि गंगा एक्शन प्लान एक चलाया गया था 1985 ईस्वी में नदियों के सफाई के लिए। ठीक है, याद रहेगा आपको, याद रखिएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नदियों के पानी की गुणवत्ता को क्या प्रभावित करती है। यह सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले कि नदियों के पानी की गुणवत्ता को क्या प्रभावित करती है। बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती औद्योगिकरण और कृषि मांग, अनौपचारिक सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का डंपिंग। ठीक है, सी ऑप्शन है कि अनौपचारिक सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्टों का डंपिंग। डी है ये सभी। तो दोस्तों आपको भी लग रहा होगा कि आंसर इसका क्या होना चाहिए, तो ये दोस्तों सभी होना चाहिए। नदियों के पानी को गुणवत्ता यानी कि पानी की गुणवत्ता को क्या प्रभावित करता है दोस्तों, तो बढ़ता शहरीकरण, यानी कि नदी के किनारे अगर आपका बड़ा शहर, तो सोचिए आप खुद भी देखे होंगे कि नदी का दोस्तों सारा कचरा उस नदी में ही, यानी कि शहर का सारा कचरा नदी में ही बहाया जाता है, सारा नाला वगैरह नदी में। यानी कि बढ़ता शहरीकरण भी पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। बढ़ती औद्योगिक और कृषि मांग, तो दोस्तों मैं बता दूं कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगने से, औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्री लगने से सारा अपशिष्ट जो होता है औद्योगिक का दोस्तों नदी में ही बहाया जाता है, तो वहां भी पानी का गुणवत्ता आपका खराब हो रहा है। अनौपचारिक सीवेज आप लोगों को पता होगा, सीवेज या औद्योगिक अपशिष्टों का डंपिंग, ये भी दोस्तों प्रभावित करता है। यानी कि जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसको आप नदी किनारे डाल रहे हैं या उसको अंदर प्रवाहित कर रहे हैं, तो उससे भी प्रभावित होता है। यानी कि ये सारा चीज जल की गुणवत्ता को, नदी के पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। और यह दोस्तों आपका ईवीएस का क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन। चलिए अब दोस्तों एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ था, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था कि कौन सी नदी का पानी बड़े शहरों के 20 किलोमीटर के भीतर प्रदूषण भार को पतला और आत्मसात करने में सक्षम है। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं मान रहा हूं क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आइए आंसर जान लेते हैं। आंसर दोस्तों होगा आपका गंगा नदी, आंसर होगा गंगा नदी। यानी कि आइए क्या लिखा है एनसीईआरटी में एक बार जान लेते हैं कि यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी में स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दोस्तों दिया हुआ, ये सब दिया हुआ है कि नदी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। कितना किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर के क्षेत्र में जो गंदगी फैला हुआ है उसको तनु करके समाहित कर सकता है। कौन सी नदी दोस्तों, तो गंगा नदी। सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी में ही ये गुण पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का दोस्तों आपका क्लास यहीं खत्म होता है। इस 14 क्वेश्चन के साथ आप दोस्तों इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो क्लास कैसा लगा दोस्तों, क्लास कैसा लगा एक बार दोस्तों कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। आप क्लास कंजूसी नहीं करना है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आया हो तो ही लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कल के क्लास में यानी कि चैप्टर 4 पे इसी तरीके से आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। उसी हिसाब से देखिए फर्स्ट क्लास का आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो देखिए इसी प्रकार से मैं आपको सारा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन लगा के सॉल्व करा दिया। सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो आगे कमेंट करके बताइएगा कैसा क्लास लगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपका चैप्टर 4 से होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।